दोस्तों, स्टडी विद एस्पिरेंट्स में आज हम लोग ट्री थ्री का बीपीएससी ट्री थ्री का 10+2 का जो एक क्वेश्चन आया है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि हर बीपीएससी ट्री वन हो या ट्री टू हो या ट्री थ्री हो, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके तहत हम लोग ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या ये क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं तो क्या आने वाले एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो, ट्री थ्री का हो या पेट का एग्जाम हो या किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का हो, आपको अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सहूलियत आएगी। इसके आधार पर हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को देखते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप जो बच्चे हैं इसको देख सकते हैं। तो ये है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो इसमें ये बताता है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। इसमें हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ way to reduce want to eliminate the problem of scarcity, the choice we make because of scarcity, the distribution of surplus goods to those in needs, या डी है मोर देन वन से above या नॉन ऑफ द above। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इसलिए बताया गया है कि अर्थशास्त्र का जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो इसमें अर्थशास्त्र में स्कार्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग चॉइसेस के आधार पर इकोनॉमिक्स की परिभाषा दिया गया है कि आपकी क्या चॉइसेस है, उसके आधार पर हम लोग विकल्प को चुनते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो है, दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उनका हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसा होता है। तो आप इंडिफरेंस कर्व हो या फिर आपको प्रोडक्शन कर्व देखिएगा तो दोनों में यही मूलभूत अंतर है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व शो डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट द प्रोडक्शन कर्व जो है वो डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर को दर्शाता है। दोनों में मूलभूत अंतर यही है। तो ये क्या होगा कि मूल बिंदु के अवतल होगा। इसका इंग्लिश में भी हम लोग दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होगा। ए स्ट्रेट लाइन तो कभी नहीं होगा, मोर देन वन एबव नहीं होगा, नन ऑफ देम। तो ये इस प्रकार से हम लोग को ध्यान देना है। 22 का 1 होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, एक समोत्पाद के साथ क्या स्थिरांक है। इसका इंग्लिश भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें ये बता रहा है कि व्हाट इज द कांस्टेंट अलोंग एन आइसोक्वांट्स लेवल ऑफ लेबर, लेवल ऑफ कैपिटल। तो आपको ये बता दें कि ना तो लेवल ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है, ना ही लेवल ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। ये दोनों का जो है से हटकर लेबर और कैपिटल दोनों को मिलाकर के आइसोक्वांट को हम लोग दर्शाते हैं। तो ये कांस्टेंट को नहीं दर्शाता है, बल्कि ये दोनों का मिला हुआ रूप है, श्रम का स्तर और पूंजी का स्तर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, 23 का ई हो जाएगा। तो तुम्हें से कोई नहीं। ठीक है। 24 देखते हैं, यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होता है। दोस्तों, हम लोग ये देखे हैं कि उपभोक्ता की जब इनकम गिरेगी तो वो जनरल गुड्स का जो है मांग कम करके वो गिफिन गुड्स की वस्तुओं को मांग को बढ़ा देता है। तो इसमें हम लोग को ये ऑप्शन, इसमें जो है बी ऑप्शन होगा, निकृष्ट वस्तुओं का जो है मांग को बढ़ा देता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र के लिए लोच का गुणांक क्या होता है। तो आप लोग को फिगर याद होगा कि पूर्णतया परफेक्टली इलास्टिक बोल रहा है। तो परफेक्टली इलास्टिक का फिगर जो है, आपको परफेक्टली इलास्टिक का फिगर कैसे बनता है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन होगा। और प्राइस डिमांड कितना भी रहे, क्वांटिटी
ये क्वांटिटी हो गया। तो पूर्णतया लोचदार मांग का वक्र का गुणांक जो है, प्राइस अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो मांग जो है गुणांक अनंत हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा। अगर मांग थोड़ा सा भी नीचे जाए तो मांग वक्र का लोच जो गुणांक जो है वो इंडिफिनिट हो जाएगा। तो इसमें ये हमेशा याद रखना है कि पूर्णतया लोचदार मांग वक्र की लोच गुणांक क्या होगा, अनंत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, मूलतः किसने सम सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित किया है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसमें सम सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है गोसेन महोदय के द्वारा दिया गया था। और इसने गोसेन महोदय ने बताया था कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं उसकी यूटिलिटी घटते जाती है। अगर एक वस्तु का उपयोग एक बार में करें, अगर वही सेम वस्तु का उपयोग दूसरे बार भी करें तो एक से मिलने वाली यूटिलिटी 10 है, दूसरे से मिलने वाली यूटिलिटी 15 है। सॉरी, एक से मिलने वाली यूटिलिटी 15 है, दूसरे से मिलने वाली यूटिलिटी 10 है, तीसरे से मिलने वाली यूटिलिटी 5 है और चौथे से यूटिलिटी और घटते हुए शून्य की ओर बढ़ जाए और निगेटिव भी चला जाएगा। आप इसको उदाहरण के तौर पे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको बहुत तेज प्यास लगा है और घर पे आए और मम्मी से बोले कि हमको एक गिलास पानी चाहिए, तो मम्मी एक गिलास पानी दी, फिर आपको प्यास लगा, उसी समय एक गिलास से प्यास नहीं बुझा तो दूसरा गिलास भी पिए। लेकिन क्या पहले गिलास के से पीने से जो संतुष्टि है वो दूसरे गिलास से मिलने वाली संतुष्टि से कम है या अधिक है? कम है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूटिलिटी का उपयोग करते जाते हैं, यूटिलिटी गुड्स ऑफ यूटिलिटी का उपयोग करते जा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उपयोगिता यूटिलिटी गिरते जा रहा है। तो ये क्वेश्चन महोदय ने दिए थे, ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है कि कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है। तो इसमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि सप्लाई किस पे डिपेंड करती है। या तो भविष्य में मूल्यों के प्रति अपेक्षा बढ़ जाए, एक भविष्य में मूल्य गिरेगा। और दूसरा हो गया टैक्स करारोपण की नीति, टैक्स भी अगर घट जाए या बढ़ जाए तो हम लोग सप्लाई को उसमें देखा जाता है। लेकिन ये इसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है पूर्ति का निर्धारक में कोई प्रभाव नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर जो है आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सवाल 78। इसमें 78 पूछ रहा है, एक समलागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दोनों ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों, ऑप्शन में ही आपको आंसर छिपा हुआ है। लिखा हुआ है, एक समलागत रेखा मूल स्थान से और अधिक दूर स्थानांतरित होती है तो किस पे क्या क्या हो जाता है। पहला है, यदि दो आगतों यानी इनपुट्स का मूल्य बढ़ता है, यदि कुल लागत बढ़ती है, यदि तकनीकी में प्रगति होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जब दो समलागत रेखा एक स्थान से दूर जा रही है तो इसको ये दिखा रहा है कि कुल लागत में बढ़ोतरी हो रही है। यदि कुल लागत बढ़ती है तो एक स्थान से मूल स्थान की ओर स्थानांतरित, मूल स्थान से दूसरे मूल स्थान की ओर स्थानांतरित करती है समलागत रेखा, आइसोक्वांट जिसको बोलते हैं। आइए अब इसको इंग्लिश में भी देखते हैं, इसमें इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। इन isocost line will be shifted further away from the origin if the price of both inputs increases, if the total cost increases, if there is an advance in technology more than one of the other, none of the above। इसमें द टोटल कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आइसो कोस्ट लाइन जो है शिफ्ट करेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 79 देखते हैं दोस्तों। 79 में ये बता रहा है कि यदि मार्जिनल कॉस्ट जो है ज़्यादा है मार्जिनल रेवेन्यू से तो इस स्थिति में क्या होगी। तो आपको पता है कि जब मार्जिनल कॉस्ट अधिक हो गया तो लाभ जो है लागत से कम होते जाएगी। तो क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गया है। आपको ये दोस्तों पता है कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है
प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मान लिया जाए कि अगर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा है तो ये हमें बता रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो लाभ से कम होना शुरू हो गया है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 80 क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन का बिंदु कहाँ होती है? तो आपको याद होगा इसमें एक ग्राफ बनता है। एक ग्राफ इसमें इस प्रकार से बनता है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्टिविटी के यूज करते जाते हैं इसमें कुल जो है परिवर्तनशील अनुपात का नियम में परिवर्तित होते जाता है। तो परिवर्तन के बिंदु कहाँ है? इसमें आप देखिएगा परिवर्ती का बिंदु ये जब भी ये बनेगा फिगर तो ये ऐसे बनता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज में आपको इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। सेकेंड स्थान पे क्या होता है कि इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, और यहीं से जो है कुल उत्पादन घटती हुई दर से घटना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति का परिवर्तन बिंदु। और तीसरा होता है डिक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। आप स्पष्ट रूप से इस फिगर में देख सकते हैं कि कैसे कोई प्रोडक्टिविटी जो है कैसे गिरती हुई स्टेज में दिखाता है। पहला है टोटल